बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आइए इस टॉपिक का आगाज करें। माय डियर स्टूडेंट, डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एक डिफेक्ट पढ़ेंगे। यानी जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बनने वाले स्पेक्ट्रम उसकी ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर, इसका कॉन्सेप्ट बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं देता। सिमिलरली बोहर एटॉमिक मॉडल 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और फिर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक ज़ीमैन इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। तो ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट इन दोनों को बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। आगाज हम करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्टूडेंट, मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, वो है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दो चीजें आ गई इसमें। सिस्टम से मेरी मुराद है आयंस, सिस्टम से मेरी मुराद है एटम। तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोनो मीन वन, एक। तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसे एटम या आयन जो एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, यानी दो एटम और आयन विच कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मसलन स्टूडेंट, मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन एटम इज मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी हाइड्रोजन एटम इज मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके बाद ये मेरे पास हीलियम का एटम है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज हीलियम एटम। अब हीलियम एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा हीलियम एटम मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर मैं हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दूं, अब इस पे +1 चार्ज आ गया। अब ये एटम की बजाय हीलियम आयन बन गया। अब ये बन गया He1+। दिस हीलियम आयन, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस हीलियम आयन इज मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लिथियम का एटम लूं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 4 और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस वन इज लिथियम एटम। स्टूडेंट, अगर आप इस लिथियम एटम को देखेंगे तो लिथियम एटम में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे कहेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे कहेंगे मोनो इलेक्ट्रॉन या यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर आप लिथियम एटम की बात करें, इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, सो दिस वन इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये शेल खत्म हो गया। अब इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। अब ये एटम की बजाय ये बन गया आयन, लेकिन लिथियम +1 बन गया। लिथियम +1 आयन जो है, इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें। जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो अब ये +2 हो गया। जब ये +2 हो जाएगा, Li+2 या 2+, अब आप देखेंगे अब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ दिस इज मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस वन इज यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली ये आपके पास बेरिलियम का न्यूक्लियस, 4 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में और इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन L शेल में। दिस वन इज बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस बेरिलियम एटम इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Be+1 बन गया। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी भी ये मल्टी या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो,
2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अब ये +2 आ गया, Be +2, अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये मल्टी या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन अगर आप ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें, नाउ यू हैव Be3+। नाउ दिस Be3+, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दिस वन इज कॉल्ड मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे एटम या आयन जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दे आर कॉल्ड मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और उसके एग्जांपल में मैंने आपके सामने ये हाइड्रोजन हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ऑल दीज आर मोनो या यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी या आप इसे पॉली कह लें, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यू हैव हीलियम एटम। जब आप हीलियम एटम की बात करते हो तो इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लिथियम एटम, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन, Li+1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा है, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इसी तरह Be+1, Be+2, all these are पॉली इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो पहले तो मैंने आपको पहचान करवाई कि मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है। अब आए, मैं कहना क्या चाहता हूं, बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से आप मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बनने वाले स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर सकते हैं, उसके रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन से दैट बोहर मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी बोहर एटॉमिक मॉडल क्या करता है, इट सक्सेसफुली explains the origin of spectral lines in spectrum of यूनी या मोनो कह लें या मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी ये जो मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा या ये जो मैंने आयंस लिखे, इनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को आप बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से उनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने एटम और आयंस लिखे, जिन्हें हमने मल्टी या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहा, इनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम, उसकी ओरिजिन को आप बोहर एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल does not explain origin of spectrum of poly-electron system। तो मॉडल तो ऐसा होना चाहिए जो हर किस्म के सिस्टम के स्पेक्ट्रम की ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सके। बोहर इसमें फेल। अब एक कंसेप्चुअल पॉइंट, आप जानना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों है? बहुत आसान सी बात, मैं शॉर्ट वे में समराइज करके बताता हूं, जरा अंडरस्टैंड करना। स्टूडेंट, जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बेस पे एनर्जी को या रेडियस को कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम भला क्या कहते थे? हम कहते थे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze+ लेते थे, न्यूक्लियस के गिर्द ये ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। और हमने हाइड्रोजन एटम को बतौर मॉडल एटम लिया था, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे, सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अगर इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो वो है कूलम फोर्स, Z²/4πε0r²। अब दूसरी बात, ये फोर्स आप लेते थे। अब इस फोर्स की जो भी वैल्यू आए, व्हाटएवर द केस, आप
इसी रिलेशन को, इसी एक्सप्रेशन को लेके आगे फर्दर कैलकुलेशन करते जाते थे। अब अगर किसी भी सिस्टम में, सिस्टम से मुराद है एटम या आयन, अगर किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, अगर आप उस अट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो अट्रैक्शन इतनी नहीं होगी, बल्कि इससे कम होगी। कमी किस वजह से आई? कमी आई इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर सिस्टम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान अट्रैक्शन में कमी का बायस बनते हैं। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में तो सारी कैलकुलेशन ही इसी एक्सप्रेशन की बेस पे की। इसका मतलब हुआ कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, जिसकी वजह से फर्दर कैलकुलेशन जो बोहर एटॉमिक मॉडल में हुई है वो पॉसिबल ही नहीं। तो यूं हमने क्या कंक्लूड किया कि बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम उन पर कारगर है। अगर किसी भी सिस्टम में, किसी भी एटम या आयंस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बोहर एटॉमिक मॉडल की कैलकुलेशन पे पूरा नहीं उतरते। फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, स्टूडेंट हमने पढ़ा, ये है मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें वी स्टडी वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड सीरीज। बामर सीरीज हमने पढ़ी। बामर सीरीज जो है दैट लाइज इन विजिबल रीजन, उसको हम देख सकते हैं। आपके पास ये एक रेड कलर की लाइन थी, रेड कलर की, इसको हमने एच अल्फा कहा था। ये कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में फॉल करता है। तो दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड एच अल्फा, और दिस स्पेक्ट्रल लाइन lies in visible region. This spectral line is of Balmer series. अच्छा, ये तो हम अपनी नेकेड आई से देख रहे हैं, हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन नजर आ रही है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, दिस स्पेक्ट्रल लाइन इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ये हमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देती है। ऑर्बिट, ये स्पेक्ट्रल लाइन कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप लगा के दूसरे ऑर्बिट में आता है। तो दिस स्पेक्ट्रल लाइन गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड यू हैव अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से जाहिर करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिट को समझने में मदद देता है। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, डिस्टेंस, वो सारे के सारे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप, इफ यू हैव हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, my dear student, spectrometer, an instrument which is used to study the spectrum. स्पेक्ट्रम, इसको स्टडी करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर। हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, वेरी पावरफुल, जिसकी मदद से आप इन स्पेक्ट्रल लाइन को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते। देखें, ये आपके पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसमें ये एच अल्फा है। अब आप ना हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से इस एच अल्फा को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे आप इसके करीब होते जाते हैं ना, तो आप देखिएगा कि वो जो जिसे हम एक लाइन समझ रहे थे, एक्चुअली दैट कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स लाइंस। वो एक लाइन नहीं है। तो वो जो सिंगल लाइन जिसे हमने स्पेक्ट्रल लाइन कहा था, दैट स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स लाइंस। These components lines are called fine structures और multiple structures. देखें, मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये एक लाइन है स्पेक्ट्रम के अंदर, दिस लाइन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ
orbit. And we have the principal quantum number to describe this line. When this line is viewed through high resolving power spectrometer, this line splits up into, this line looks like into 5 components line. स्पेक्ट्रोमीटर में ये एक लाइन नजर नहीं आती, स्पेक्ट्रोमीटर में ये 5 कंपोनेंट्स लाइन में डिवाइड होती नजर आती. एंड these components lines are called fine structures. These components lines are called multiple structures. और दूसरी बात, ये जो फाइन स्ट्रक्चर, मल्टीपल स्ट्रक्चर जो है ना, ये हमें बताता है कि ऑर्बिट के अंदर, शेल के अंदर भी रास्ते हैं. ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट को हम कहते हैं जी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट, सर्कुलर पाथ. तो ऑर्बिट के अंदर भी रास्ते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब शेल्स, जिन्हें हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल्स. और इनको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अनदर क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड. और अभी जाके हम सोमरफेल्ड को भी पढ़ेंगे कि सोमरफेल्ड ने इन फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या बताया. स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं. 3 डायमेंशनल मोशन. अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल उसको पढ़ेंगे तो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. ये मेरे पास है स्टूडेंट, दिस वन इज द सर्कल, ये है सर्कल, और आप ये सर्कल है, ये न्यूक्लियस है. तो बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में रिवॉल्व करता है. अब ये जो सर्कल जो है, दिस वन इज सिंगल प्लेन, और इसमें जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2 डायमेंशनल. तो ये 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, 2 डायमेंशनल मोशन है. एक आपके पास लुक एट दिस फिगर, ये आपके पास सर्कल है. अब सर्कल जो है, दिस वन इज अ सिंगल प्लेन, और इसमें जो मोशन है दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. जैसे कि साइकिल का पहिया है, तो व्हील ऑफ साइकिल दैट इज सर्कुलर. अब इसके बरक्स दिस वन इज द सफेयर. और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सफेरिकल मोशन शो करेंगे तो दैट इज द 3 डायमेंशनल मोशन. अब 2 चीजें ले लेना, एक व्हील ऑफ साइकिल, साइकिल का व्हील, और दूसरा फुटबॉल है. साइकिल का व्हील सर्कल है, फुटबॉल सफेयर है. साइकिल के व्हील में जो मोशन है सर्कुलर मोशन, और फुटबॉल के गिर्द जो मोशन है 3 डायमेंशनल मोशन. अब बोहर क्या कहता है? बोहर कहता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही वे में मूव करता है, 2 डायमेंशनल मोशन है, सिंगल प्लेन. लेकिन बाद में जो रिसर्च हुई, जो मॉडर्न रिसर्च है, वो हमें बताती है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की मोशन 2 डायमेंशनल नहीं है, सिंगल प्लेन में नहीं है, सर्कुलर नहीं है, बल्कि स्फेरिकल है. न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन यूं भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल रिवॉल्व करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं है, नॉट द सर्कुलर, सिंगल प्लेन में नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि ये मेरे पास सफेयर है. सफेयर बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट मैं इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, and this one is z axis, z axis. This one is a sphere. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की मोशन सफेरिकल मोशन है. सफेयर में जो मोशन है दैट इज कॉल्ड सफेरिकल मोशन, सफेरिकल मोशन. और सफेरिकल मोशन इज 3 डायमेंशनल मोशन.
3 डायमेंशनल। तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन की मोशन सर्कुलर मोशन नहीं। सारी बात को अगर मैं समराइज करूं तो क्या मतलब, इसका मतलब ये बना, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट फ्लैट। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि सफेयर की फॉर्म। ज़ीमैन इफेक्ट और फिर स्टार्क इफेक्ट। स्टूडेंट पहले मैं आपको इसकी ना स्टेटमेंट बताता हूं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। ज़ीमैन इफेक्ट स्टेटमेंट इसकी, when excited, according to our book, when excited atoms of hydrogen are placed in strong magnetic field, the spectral line split up into closely spaced lines. This splitting of spectral lines is called Zeeman effect. ये ज़ीमैन इफेक्ट है। ज़ीमैन इफेक्ट हमें बताता है, ये जब हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे ना तो वहां इसकी अफादियत का इंपॉर्टेंस का हमें पता चलेगा। ज़ीमैन इफेक्ट हमें बताता है कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स, तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ऑर्बिटल्स आर एट सेम एनर्जी लेवल। तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल्स आर एट सेम एनर्जी लेवल। लेकिन जब आपके पास ना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करें, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। और उसका सबूत हमें कहां से मिलता है? हमारे पास ये जो क्लोजली स्पेस लाइन आती है ना, ये हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर अब ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए। तो ये हमें ना, ये ज़ीमैन इफेक्ट, इट हेल्प्स अस टू स्टडी द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देता है, स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेसिव ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? व्हेन एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लो या कोई भी और ले लो, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हो, सोडियम ले लें, कोई भी। When excited atoms are placed in strong magnetic field, the spectral line splits up into closed space. मैं सोडियम की आपको एग्जांपल देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना सोडियम का स्पेक्ट्रम है। दिस सोडियम स्पेक्ट्रम इट हैज 2 येलो लाइंस, 2 येलो लाइंस है। अब ना दिस 2 येलो लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो बोथ येलो लाइंस, in the presence of the magnetic field, both yellow lines further splits up into closely spaced line. तो ये येलो लाइन, ये भी और फर्दर लाइंस उसमें डिवाइड होगी, स्प्लिट होगी, और दूसरी भी डिवाइड। ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस स्प्लिटिंग, दिस वन इज कॉल्ड द ज़ीमैन इफेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वी हैव द स्टार्क इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल यही स्टेटमेंट आपने उधर लिखनी है। The difference is only a single word, and the word is magnetic. उधर आप क्या लिखेंगे कि when the excited atom are placed in strong electric field, electric,
the spectral line split up into closed space line. This splitting spectral line is called स्टार्क इफेक्ट. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो जीमैन इफेक्ट, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो स्टार्क इफेक्ट. तो मैं दोबारा लिख देता हूं कि व्हेन एक्साइटेड एटम्स आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग electric field, the spectral lines further split up into closely spaced lines. This splitting of spectral lines is called Stark effect. My dear students, Stark effect is useful. This effect is useful in understanding the spin quantum number. उसको समझने में ये हमें हेल्प आउट करेगा. माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं. सोमरफेल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. 1915 आर्नल्ड सोमरफेल्ड ही इंट्रोड्यूस्ड हिज एटॉमिक मॉडल, जिसे हम सोमरफेल्ड बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं. सोमरफेल्ड क्या कहता है? सोमरफेल्ड हमें बताता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. अब इस न्यूक्लियस के गिर्द अकॉर्डिंग टू बोहर ये सर्कुलर पाथ है और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. लेकिन सोमरफेल्ड कहता है कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ ये आपके पास एक एलिप्टिकल पाथ है. ये दिस वन इज एलिप्टिकल पाथ, ये भी एलिप्टिकल पाथ है, ये भी एलिप्टिकल पाथ. तो वो कहता है कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आल्सो रिवॉल्व्स इन दिस एलिप्टिकल पाथ. अब ये एलिप्टिकल पाथ क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करते हैं. और एक और भी बात ध्यान में रखनी, वो जो अभी हमने पढ़ा ना फाइन स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर, तो जो फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर जिसे हमने कहा एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड द अनदर क्वांटम नंबर दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. वो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड. और वो जो फाइन स्ट्रक्चर है, मल्टीपल स्ट्रक्चर है, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिप्टिकल पाथ. एलिप्टिकल पाथ पे जरा इन बातों को समझने की कोशिश करें कि ये एलिप्टिकल पाथ क्या होता है और किस तरह सोमरफेल्ड जस्टिफाई करता है. आइए हम इसको समझते हैं. माय डियर स्टूडेंट, पहले तो हम जानना चाहते हैं एलिप्टिकल पाथ क्या है. मेरे पास ये जो डायग्राम है इसमें ये एलिप्टिकल, दिस वन इज एलिप्टिकल शेप. अगर आप इस एलिप्टिकल शेप को देखेंगे ना तो इसकी जो लेंथ है दैट इज मोर देन इट्स विड्थ. अब ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं. दिस लाइन पासेस थ्रू द सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस. आप इसे ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में हॉरिजेंटली ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं. दिस लाइन इज कॉल्ड माइनर एक्सिस क्योंकि इसकी लेंथ कम है. आप इसे सी और डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों की लेंथ आपस में टैली ना करे, बराबर ना हो, कंपेरेबल ना हो, तो दिस शेप इज कॉल्ड द एलिप्टिकल शेप. लेकिन एक बात देखो, अगर ये मेजर और माइनर एक्सिस दोनों आपस में बराबर हो जाएं, देन द शेप इज कॉल्ड सर्कल. तो सर्कल दैट इज अ फॉर्म ऑफ इलिप्स. अब ये हमारे पास है इलिप्टिकल पाथ. इसमें वो सोमरफेल्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. अब आप जरा वन बाय वन फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में ना सोमरफेल्ड ने एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम वो कैलकुलेट किया.
बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम हमें बताया और बोहर ने बताया था mvr दैट इज इक्वल टू NH/2π। अब जो सोमरफेल्ड है उसने एलिप्टिकल पाथ उसका एंगुलर मोमेंटम बताया और उस एंगुलर मोमेंटम को वो कहता है mvr दैट इज इक्वल टू kh/2π, NH नहीं kh/2π। अब ये k और n इन दोनों में हम रिलेशन भी लेते हैं। k और n में रिलेशन क्या होगा कि n/k दैट इज इक्वल टू n क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड k इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और याद रखना कि अगर k और n दोनों की वैल्यू बराबर हो, आई मीन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों की लेंथ बराबर होगा तो दैट इज द सर्कल। लेकिन ये मेरे पास n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ k एंड n आर इक्वल। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है वी हैव अ सर्कल। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। जब अब सेकंड ऑर्बिट में आए तो सेकंड ऑर्बिट में k की दो डिफरेंट वैल्यूज है। एक वैल्यू हमें ये एलिप्टिकल पाथ बता रही है और दूसरी वैल्यू हमें ये सर्कुलर पाथ बता रही है। सर्कुलर पाथ में n और k आपस में बराबर, n इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। लेकिन ये जो एलिप्टिकल पाथ है इसमें n इज इक्वल टू 2 लेकिन k इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है n की वैल्यू ज्यादा का मतलब है कि जो मेजर एक्सिस है वो ज्यादा बड़ी है और माइनर एक्सिस वो कम है, उसकी लेंथ कम है। और ये जो हमारे पास ये जो एलिप्टिकल पाथ आया दिस वन इज कॉल्ड 2s और ये जो सर्कुलर आया दिस वन इज कॉल्ड 2p। ये s और p दीज आर द सब शेल, दीज आर द सब एनर्जी लेवल, दीज आर द सब स्टेशनरी स्टेट्स। अब इसी तरह अगर आप थर्ड ऑर्बिट पे जाते हैं n इज इक्वल टू 3, इसके लिए k की 3 वैल्यू होंगी, k की 3 वैल्यू होंगी। अगर आप k की वैल्यू और n की वैल्यू n3 k3 यू हैव अ सर्कल। अगर n2 k n3 k2 यू हैव एन एलिप्टिकल पाथ। और अगर n3 k1 हो गया, जितनी k की वैल्यू कम होती जाएगी उतनी एलिप्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है वो जो k1 है वो जो आपके पास एलिप्टिकल पाथ बना दैट इज 3s और जो k2 है दैट इज इक्वल टू 3p एंड दिस सर्कुलर पाथ दिस इज कॉल्ड 3d। ये जो 3s 3p 3d spd दीज आर कॉल्ड द सब शेल्स। इसी तरह आप फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो सोमरफेल्ड ने k का कॉन्सेप्ट दिया, बाद में इसको चेंज करके l कहा गया, स्मॉल l, एंड स्मॉल l इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। दिस वन वाज द सोमरफेल्ड कंट्रीब्यूशन। और वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द एलिप्टिकल पाथ और एलिप्टिकल पाथ में ये जो फोसाई है, वन ऑफ द फोसाई, वहां पे न्यूक्लियाई जो है वो पाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके डिफेक्ट्स को स्टडी किया और मैंने आपको वेरियस डिफेक्ट्स बताए। इसके साथ साथ आपने ये तो मैंने वो बातें बताई जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। साथ ही साथ आपने ये भी ज़हन में रखना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल इट हैज नो कनेक्शन विद द डी ब्रोगली डुअल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। ये जो मॉडर्न रिसर्च आ रही है ना, बोहर एटॉमिक मॉडल इज इन ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर एटॉमिक मॉडल डज नॉट फॉलो द मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। बोहर कंसीडर द एटम एज अ पार्टिकल, लेकिन जो डी ब्रोगली है वो कहता है कि एटम पार्टिकल के साथ साथ इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद अ वेव। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इट acts as a particle as well as it shows the properties of waves. So similarly, Bohr atomic model does not explain the shapes of molecules. You have a lot of more defects in Bohr atomic model. जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो सिर्फ वो डिफेक्ट है जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको सच्चाई पर कायम रहने और सच्चाई फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।